गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। ये फंक्शंस जो मैं आपको बता रही हूँ और ये नोट्स है जो बहुत ही इजी हैं। अगर आप ये नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प होगी। और इतने इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये ख़त्म भी हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा परफॉर्म वाइटल रोल इन ऑल ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जो प्लासेंटा है वाइटल रोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तीनों ट्राइमेस्टर्स का, यानी कि होल प्रेगनेंसी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है प्लासेंटा। एंड इंश्योर दैट बेबी डिलीवर सेफली, और ये इंश्योर करता है कि जो बेबी है वो डिलीवर सेफ तरीके से हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। इसके फंक्शंस होते हैं ये। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं ऐसी बातें करने जा रही हूँ कि जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी और जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सो वीडियो को स्किप मत करना और एंड वाला पार्ट तो बिल्कुल मत छोड़ना। एंड में बहुत अच्छी बातें बताई हैं और आपके लिए यूज़फुल भी है। जो आप कमेंट्स करते हो तो उसके लिए भी उसका आंसर है वहाँ पे। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आप नहीं भूलो, नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, स्टोरेज, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। हम इनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे और बहुत ही एक पैराग्राफ के अंदर होल इसका समझा रखा है कि कैसे क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है सबको पता ही है। फीटल ऑप्टेन ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट CO2 थ्रू प्लासेंटा। रेस्पिरेशन तो हमको पता है क्या होता है, लेकिन प्लासेंटा से किस तरह रेस्पिरेशन किया जाता है तो वो हम इसमें देखेंगे। फीटल जो ऑक्सीजन लेता है वो प्लासेंटा के थ्रू रेस्पिरेट करता है, और जो अपनी CO2 है यानी कि जो ऑक्सीजन लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वो प्लासेंटा के थ्रू छोड़ता है, एक्सक्रीट करता है। मदर हीमोग्लोबिन पास बाय सिंपल डिफ्यूजन, और मदर का हीमोग्लोबिन है वो भी सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन के थ्रू पास आउट होता है। और फीटस गिव ऑफ O2 इनटू मैटरनल ब्लड। इस रेस्पिरेशन का पूरा यही समझाने का मतलब है कि ऑक्सीजन लेने के बाद जो बेबी अपना CO2 छोड़ता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो मदर के ब्लड में छोड़ता है थ्रू द प्लासेंटा। तो प्लासेंटा सांस लेने और निकालने का काम करता है बेबी के। तो हुआ ना ये इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट हम करते हैं बात न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन, फीटस रिक्वायर ऑल न्यूट्रिशन लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, लिपिड्स, H2O, इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि जितने न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए उतने बेबी को भी चाहिएंगे। अब बेबी तो अंदर बाहर से कुछ खा नहीं रहा है, बाहर से तो हम कुछ खिला नहीं रहे बेबी को, तो अंदर से न्यूट्रिशन वो लेगा ना। तो प्लासेंटा ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अमीनो एसिड, ग्लूकोज और जितने भी न्यूट्रिशन है उसको सब मिलेंगे। और किस तरह मिलेंगे? फूड फ्रॉम मैटरनल डाइट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म एंड रीच टू द प्लेसेंटा। यानी कि अब बेबी बाहर से नहीं खा रहा तो फिर कैसे आए बेबी के पास फूड? तो यस, मदर की डाइट से ही जाता है। जो मदर खाएगी, जो भी डाइट लेगी वो ब्रेक होगा, सिंपल फॉर्म में ब्रेक होके वो प्लासेंटा तक पहुंच जाएगा ताकि बेबी में जा सके। और प्लासेंटा भी ऐसा है कि वो भी सेलेक्ट करेगा। प्लासेंटा हर कोई चीज़ को नहीं अपने अंदर आने देगा, उसमें भी एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसका, जो कि सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीज़ को हम लेना है मुझे और कौन सी चीज़ को नहीं लेना। तो प्लासेंटा सेलेक्ट द फूड विच कैन बी रिपेयर बाय फीटस। और ये उतना ही लेता है प्लासेंटा जो कि फीटस ले सके, इतना नहीं कि एक्स्ट्रा एक्सेस वो ले लेगा, फीटस के अकॉर्डिंग ही वो लेता है। तो ये था अपना न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये आप जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, अगर मन से बना के भी लिख दोगे ना तो श्योर है आपके नंबर कोई कहीं नहीं काट सकता, क्योंकि मेन जो हेडिंग्स होती है ना वही इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मेन हेडिंग्स आप जैसे कि याद रख लोगे ना, ये वाली, ये जो 6 हेडिंग है आप सिर्फ इसको याद रख लो और नॉर्मल फिनोमेना जो मैं बता रही हूँ वो आप दिमाग में बैठा लो। उसके बाद आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लिखना होगा मन से। और कभी भी है ना जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उनको याद करने की कोशिश मत करो, बस आप जो मन में आए ना, जो आप समझे उस चीज़ को सिर्फ वो लिखो तो ज़्यादा बेटर है, वो याद भी रहेगा बहुत टाइम तक। थर्ड हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज, अब प्लासेंटा स्टोरेज क्या करेगा? तो प्लासेंटा स्टोर्स ग्लूकोज, आयरन, विटामिन्स। यानी कि मदर जो भी डाइट ले रही है उससे बेबी को तो जा रहा है, बट बेबी को ऐसा टाइम आ सकता है जब बेबी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, या ऐसा टाइम आ सकता है कि मदर नहीं ले रही हो उतना न्यूट्रिशन, तो बेबी के पास फिर कहाँ से आएगा? तो इस कंडीशन में प्लासेंटा अपने अंदर स्टोर रखता है ग्लूकोज, आयरन और विटामिन्स, ताकि कुछ ऐसी कंडीशन आए तब वो इनको यूज़ कर सके बेबी के लिए। एंड ग्लूकोज स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन,
और ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसलिए स्टोर होता है ताकि जब उसको रिक्वायरमेंट हो तो उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वो ग्लूकोज बना ले, तो देन रिकवर द ग्लूकोज वेन एवर रिक्वायर। इसका मतलब वही है। तो स्टोरेज समझ में आया, जो चीज़ें हमको बाद में नीड हो सकती है, स्टोर रखनी है, तो वो प्लासेंटा स्टोर रखता है। ठीक है, बेबी का बहुत ख्याल रखता है प्लासेंटा। नेक्स्ट फोर्थ हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन हम सब समझते हैं पास आउट, बाहर निकलना कोई भी चीज़ का। तो सबसे पहले हमने अभी रेस्पिरेशन में पढ़ा ही था कि वो ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है वापस मैटरनल ब्लड में प्लासेंटा के थ्रू। तो यहाँ वही लिखा है, CO2 इज़ मेजर सब्सटेंस एक्सक्रीटेड फ्रॉम फीटस। यानी कि जो CO2 है वो सबसे मेजर है कि वो छोड़ता है वापस प्लेसेंटा के लिए, तो वो एक्सक्रीट हो जाता है वहाँ से। और अदर सब्सटेंस, और कौन कौन सब्सटेंस एक्सक्रीट होते हैं? बेबी अंदर है, अगर वो फूड ले रहा है तो वो एक्सक्रीशन भी करेगा, वो वाटर ले रहा है तो उसको भी एक्सक्रीट करेगा। यानी कि बिलीरुबिन, यूरिया, यूरिक एसिड, जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ RBC, वो सब चीज़ है ना एक्सक्रीट करेगा ब्लड में। तो वो प्लासेंटा के थ्रू ही होगा सारा कुछ। तो एक्सक्रीशन का काम भी प्लासेंटा का है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। अब प्लासेंटा इतने काम करे तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो प्रोटेक्शन का ऐसा है कि प्लासेंटा मेम्ब्रेन के अंदर लिमिटेड बैरियर्स होते हैं। बैरियर यानी कि रुकावट, तो कोई चीज़ को अंदर आना नहीं आने देना, इसको रोकना, तो ये चीज़ भी लिमिटेड है। जैसे कि कुछ एंटीबॉडीज़ होती है जो कि ना फीटस में अपना पास हो जाती है। यानी कि सर्टेन एंटीबॉडीज़ पासेस इन फीटस टू प्रोवाइड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ। कुछ एंटीबॉडीज़ को उनमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है और वो कर लेती है अपने आप, क्योंकि आगे जाने के बाद जब अगर बेबी में कोई कंडीशन ऐसी है तो उसको इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी। तो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि पास हो जाती है बेबी के अंदर प्लासेंटा के थ्रू। सर्टेन वायरस सचेज, और कुछ वायरस और बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्लासेंटा बैरियर का काम करता है मतलब किसी को वो पास आने ही नहीं देगा, बेबी एकदम सेफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लासेंटा एक लिमिटेड टाइम तक बैरियर रख सकता है। वो कभी किसी कुछ ऐसे होते हैं कि वो आ भी सकते हैं उनके अंदर लिमिटेड बैक्टीरियाज। जैसे कि यहाँ एग्जांपल हम देखते हैं, वायरस जैसे रूबेला वायरस है तो ये आ सकता है बेबी के अंदर, और बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है तो ये क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा के बैरियर को। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, तो ये ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द ड्रग गिवन टू मदर कैन क्रॉस द बैरियर। और जो ड्रग्स मदर को हम दे रहे हैं, यानी कि कोई भी ड्रग्स इन अ फॉर्म लाइक, अगर हम उनको कोई रिएक्शन की ड्रग्स दे रहे हैं, एलर्जिक की और कुछ भी दे रहे हैं, तो वो क्रॉस कर सकती है बैरियर। यानी कि हमको ये भी ध्यान रखना है कि मदर को हम ऐसी कोई टॉक्सिक चीज़ ना दें या ऐसी कोई टॉक्सिक ड्रग ना दें जिसका साइड इफ़ेक्ट बेबी पे हो, क्योंकि वो ड्रग्स क्रॉस कर रही ना बैरियर, तो हमको वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसीलिए तो बोलते हैं मदर को खाने पीने का, दवाई का, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज उसका असर डायरेक्ट बेबी पे होता है। नेक्स्ट इज most of the drug, वायरस एंड बैक्टीरिया डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। तो ये लाइन कंफ्यूज कर सकती है, बट आपको मैं रियल इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं तो इतना ही है कि कुछ चीज़ें, कुछ वायरस बैक्टीरियाज बैरियर क्रॉस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक बैरियर लगा रखा है वहाँ पे, तो नहीं जाना अलाउड है। बट या कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्रॉस कर सकते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वायरस, ड्रग्स और जितनी भी इन सब चीज़ों का है हमको ध्यान रखना है। तो ये प्रोटेक्शन का काम तो करती है, बट हमको केयरफुल भी रहना है उसके लिए। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, एंडोक्राइन फंक्शन। अब एंडोक्राइन फंक्शन कैसे करती है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो उन वर्ड्स को ज़्यादा ऐसे हेक्टिक मत लेना, तो बहुत नॉर्मल वर्ड्स है, कुछ भी नहीं है। साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर प्रोड्यूस HCG हार्मोन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है प्लासेंटा की, जो कि HCG हार्मोन सिक्रेट करती है। HCG वही है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब हम चेक करते हैं ना, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन का पॉजिटिव कब होता है, जब उसमें HCG प्रेजेंट होता है। तो ये वही बोल रहा है कि उस लेयर में HCG प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी बिटवीन 7 to 10 वीक। और जो ये HCG हार्मोन सबसे ज़्यादा कब होता है, 7 to 10th वीक में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाता है। एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस बाय सिंसाइटिल लेयर ऑफ प्लासेंटा। तो HCG तो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर प्लासेंटा से हुआ, और जो प्रोजेस्टेरॉन है
वो सिंसाइटी लेयर ऑफ प्लासेंटा से प्रोड्यूस होता है। तो ये दो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल गए हैं कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक से HCG हार्मोन एंड सिंसाइटी लेयर से प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन काम क्या होता है, इंक्रीज क्वालिटी बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि क्वालिटी को है ना ये लेबर तक मेंटेन रखता है, क्वालिटी अच्छी रखता है उसकी, ताकि लेबर जल्दी से हो सके। सो ये थे 6 पॉइंट भी हो गया हमारा। तो मैंने आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं करना। देखो मैंने कितना इजीली समझाया ना आपको, इतना कुछ भी नहीं है फंक्शंस का। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने भी पास आउट हुई हूँ मैं, मुझे भी पता है, एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि इसमें प्लासेंटा वाले फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। या तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि प्लासेंटा के फंक्शंस बताओ, नहीं तो फिर ये इस तरह आएगा कि 3 आपको एक क्वेश्चन के 3 डिवाइड करके दे देंगे कि आप पहले प्लासेंटा क्या होता है बताओ, फिर उसके बारे में बताओ, फिर फंक्शंस बताओ। तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा लेता है प्लासेंटा फंक्शंस का। तो उसमें मैंने आपको बताया सिर्फ 6 ये याद रख लो नेम्स बस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, स्टोरेज, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन। ये 6 याद हो जाएंगे तो आपको अंदर का तो मटेरियल ऐसे ही आप लिख सकते हो, पता है ही। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो मैं आपके लिए वेट करती हूँ 2 मिनट। ये देखो, आप पहले इन 2 पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली नोट डाउन भी कर सके। जो मुझसे नोट्स मांगते हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिख लो, क्योंकि अगर आप फ़ोन के अंदर नोट्स पड़े रहेंगे आपके तो वो कभी आई थिंक लिखने में नहीं आते, PDFs और होते हैं वो नहीं लिखने में आते हैं। तो बट आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद लिख लो। और 3 पेज है, आई थिंक मिनिमम 10 से 15 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, और आपके पास बहुत अच्छे नोट्स रेडी हो जाएंगे। सो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉलेजेस में लिखवाते हैं बट द थिंक इज़ थोड़ा ब्रॉड भी हो सकता है, सबका समझाने का तरीका भी अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू अगर पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत ही इजीली समझाऊंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम्स पढ़ने के लिए, ये नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं। मतलब नोट्स के भी नोट्स बनाए मैंने, क्योंकि बहुत ही लार्ज टॉपिक, बहुत ही बड़े होते थे तो हमको बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ सो दैट आप इजीली इसको लिख सको। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसका लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज़ फिर आपको नोटिफिकेशन कैसे आएंगे नए वीडियोज़ के। ओके, सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।